गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 कॉमर्स पेपर 2 का टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का क्लास 10 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, द बैलेंस ऑफ पेमेंट। द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीओपी बोलते हैं, ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज इन बैलेंस। हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑलवेज इक्वल टू इंपोर्ट, टोटल क्रेडिट ऑलवेज इक्वल टू टोटल डेबिट, देयर इज नो स्टैटिकल डिस्क्रिपेंसी, है ना, यानी कि असंतुलन, विसंगति बोलते हैं इसको, विसंगति बोला जाता है हिंदी में। और फोर्थ ऑप्शन है द गवर्नमेंट एडजस्ट द फिगर। चार में से कौन सा बताइए, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है 136 का? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। कुल क्रेडिट हमेशा कुल डेबिट के बराबर होता है। कुल क्रेडिट हमेशा कुल डेबिट के बराबर होता है। और ये आप अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम में भी पढ़े होंगे। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट भी होगा। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलता है कि हमेशा संतुलित रहना चाहिए, क्योंकि कुल क्रेडिट कुल डेबिट के बराबर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, देखिए आपका स्क्रीन पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेंट अकाउंट में रहता है, बताइए। भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? करेंट अकाउंट में कौन शामिल है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मर्केंटाइज ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 136 का? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, मर्केंटाइज ट्रेड। ये करेंट अकाउंट में शामिल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल डिक्टेट दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। बताइए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्वेश्चन आ गया, यानी कि यूनिट 2 का क्वेश्चन है ये। और राजस्व मान्यता सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि राजस्व को तब पहचाना जाना चाहिए जब भुगतान प्राप्त हो, जब ऑर्डर दिया गया हो, या अर्जित और वसूली योग्य हो, और ऑप्शन डी उत्पाद वितरित किया गया हो। बताइए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बताइए 138 बोलता है कि यह अर्जित और वसूली योग्य हो। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, अर्जित और वसूली योग्य हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका ये स्क्रीन पे आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, द मैचिंग प्रिंसिपल रिक्वायर। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि रिवेन्यू और एक्सपेंसेस, रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस जो है वो सेम टाइम में रिकॉर्ड होना चाहिए। सेम टाइम में रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है रिवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों को सेम टाइम में रिकॉर्ड करना चाहिए। और एक्सपेंसेस जो भी होता है कंपनी में, जो भी एक्सपेंसेस होता है वो रिवेन्यू जनरेट करता है। सपोज दैट अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं, तो आप उस सैलरी के बदले में वो एम्प्लॉय जो है वो रिवेन्यू जनरेट करके ला रहा है। तो मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि एक्सपेंसेस को सेम टाइम में रिकॉर्ड कीजिए जिस टाइम में आप रिवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि सेम फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करना चाहिए। ये मैचिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? बताइए। बोलता है, देखिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, एक्सपेंसेस बी मैच्ड विथ रिवेन्यू इन द पीरियड इन विच एफर्ट आर एक्सपेंडेड टू जनरेट द रिवेन्यू। ऑप्शन सी करेक्ट है। व्यय को उस अवधि में राजस्व के साथ मिलान किया जाए
जिसमें राजस्व उत्पन्न करने के लिए प्रयास किए गए हों, है ना। यानी कि एक्सपेंसेस जो है वो उस समय किया गया हो जिस समय राजस्व हुआ, यानी कि जिस एक्सपेंसेस से रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसी से मिलान करना चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, विच प्रिंसिपल स्टेट दैट एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखना चाहिए, ना कि मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू पे एसेट्स को नहीं लिखना चाहिए। ये कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है बताइए जल्दी से। ये कॉस्ट वाला कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि एसेट्स को हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखिए, ना कि मार्केट वैल्यू पे। हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखना चाहिए। सपोज दैट 1 लाख का आप लैंड खरीदे, 1 लाख का लैंड खरीदे, ठीक है, 1 लाख में, ठीक। अगर मार्केट वैल्यू उसका 1 करोड़ हो गया है तो क्या आप अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करोगे वो 1 करोड़ करोगे? बिल्कुल भी नहीं। अकाउंटिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको 1 लाख ही रिकॉर्ड करना है, समझ गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। आपका स्क्रीन पे देखिए ये ऑप्शन बी दिख रहा होगा, कॉस्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, अकॉर्डिंग टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के बारे में हम लोग जानेंगे। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि आप अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर दोनों को डिस्क्लोज कीजिए। फाइनेंशियल, फिर से समझिए, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल यूजर को, जिसको इक्विटी शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर, सबको आप इंफॉर्म कर दीजिए कि आपका नेटवर्थ क्या है, आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं। इस फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है, समझ गए। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल अपना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए कहता है। क्लियर है? तो 141 का आंसर बताइए। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑल रिलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकम्पनिंग नोट्स। समझ गए? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन वेरिफिएबल एविडेंसेस। यानी कि कौन सा लेखांकन सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण सत्यापन योग्य साक्ष्य पर आधारित है। जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 142 का। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल कहता है कि सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण सत्यापन योग्य साक्ष्य पर आधारित हो रहता है। ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 143, which of the following is true about the consistency principle। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के संदर्भ में कौन सा ट्रू है, जल्दी से बताइए। सॉरी, जल्दी से बताइए 143 का। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि आप एक ही अकाउंटिंग मेथड का यूज कीजिए। आप एवरी ईयर, यानी कि एवरी फाइनेंशियल ईयर में आप एक ही कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, एक ही मेथड को यूज कीजिए, सेम मेथड का यूज कीजिए। समझ गए? ये है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, और ये लगातार एक ही मेथड को यूज करने के लिए बोलता है। तो बताइए 143 का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इट रिक्वायर दैट सेम अकाउंटिंग मेथड बी यूज्ड फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। क्लियर है? यानी फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर सेम मेथड का यूज करने के लिए बोलता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, द प्रिंसिपल दैट स्टेट दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, न्यूट्रल
एंड फ्री फ्रॉम एरर। बताइए कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि वित्तीय जानकारी पूर्ण, तटस्थ और त्रुटि रहित होनी चाहिए? बताइए जल्दी से। ऑप्शन 100, क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। जैसे ही क्वेश्चन बोला कि पूर्ण और तटस्थ और त्रुटि रहित होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका ध्यान में आ जाना चाहिए, रिलायबिलिटी प्रिंसिपल। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 145, विच प्रिंसिपल स्टेट दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड। अब फिर एक्सपेंसेस का बात कर रहा है, शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच द incurred regardless of when cash is paid। बोलता है कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि व्यय को उस अवधि में दर्ज किया जाना चाहिए जिसमें वे किए गए हैं, भले ही नगद भुगतान कब किया गया हो। बताइए जल्दी से। यानी कि जैसे ही गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफर होता है, आप एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लीजिए। कौन सा प्रिंसिपल कहता है? क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 145 बोलता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कीजिए सेम अकाउंटिंग पीरियड में, मैच करना चाहिए दोनों। देखिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, अंडर द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल and face the uncertainty accountant should be। जल्दी से। रूढ़िवादिता सिद्धांत के तहत अनिश्चितता का सामना करने पर लेखाकारों को चाहिए परिसंपत्तियों और राजस्वों को बढ़ा चढ़ाकर बताएं, देनदारियों और खर्चों को कम करके बताएं, सबसे कम अनुकूलन आंकड़े रिपोर्ट करें और हमेशा आशावादी आंकड़े रिपोर्ट करें। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, रिपोर्ट द लीस्ट फेवरेबल फिगर। कम से कम बताना चाहिए, सबसे कम अनुकूल आंकड़े रिपोर्ट करें। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पर रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, which of the following principle require that financial statement provide all the information needed to understand the firm's financial condition। जल्दी से बताइए, आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूजर को आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दीजिए, है ना। तो पूर्ण प्रगटीकरण सिद्धांत जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी, और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, द प्रिंसिपल दैट इंश्योर्स एक्सपेंसेस are reported in the same period as revenue they help to generate is the matching principle, revenue recognition principle, consistency principle, cost principle। जल्दी से बताइए 148 का आंसर। जैसे ही एक्सपेंसेस और रिवेन्यू का बात करें और सेम पीरियड में बात करें, आपका दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि मिलान सिद्धांत जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका स्क्रीन पे आंसर दिख रहा होगा मैचिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, विच प्रिंसिपल डिक्टेट दैट all item in the financial statement must be reported based on objective evidences। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव आपको जहां दिखा, आप यहां से पकड़ सकते हो कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल कह रहा है। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल कहता है कि यह निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरणों में सभी मदों को वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर कीजिए। ऑप्शन बोलता है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशंस। इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशंस, बताइए इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशंस के तहत क्या होता है?
अब जल्दी से बताइए, एजम्पशंस का मतलब होता है अवधारणा। अवधारणा आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आप कहीं रोड पे जाते हो और बिल्ली रास्ता काट देती है तो आप रुक जाते हो, और इसलिए रुक जाते हो क्योंकि लगता है आपको कि किसी तरह का अनहोनी ना हो जाए, है ना। तो जितने भी एजम्पशंस होते हैं वो किसी न किसी रीजन बेस्ड होते हैं, समझ गए। तो अकाउंटिंग जो है वो कहीं ना कहीं एजम्पशन बेस्ड होता है। डेबिट, क्रेडिट, किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, एक एजम्पशंस है और उसी को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशंस क्या कहता है बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर, क्वेश्चन है, आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। बिजनेस ट्रांजेक्शन मस्ट बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑनर। समझ गए, यानी कि इकोनॉमिक और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेम है, समझ गए। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पूछे या इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट पूछे, दोनों को सेम समझना है। और इसमें पर्सनल और ऑनर दोनों, पर्सनल कंपनी और ऑनर जो है वो दोनों अलग अलग हैं। पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑनर, है ना। बिजनेस ट्रांजेक्शन मस्ट बी केप्ट सेपरेट। आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि कंपनी है, ये कंपनी है और ये है ऑनर, दो अलग अलग चीजें हैं। ऑनर अगर अपना फोन में रिचार्ज करता है तो कंपनी के अकाउंटिंग बुक में नहीं लिखेगा। अकाउंट से रिलेटेड किसी तरह का, अगर सपोज दैट अकाउंट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड अगर कोई रिचार्ज होता है, नेट रिचार्ज हो रहा है, तो ये ऑनर जो है वो अपना पर्सनल नहीं रखेगा। कंपनी अपना रिकॉर्ड खुद का करेगी और ऑनर अपना रिकॉर्ड खुद का करेगा, दोनों को सेपरेटली करना है। ये बोलता है इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन। और इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशन और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट दोनों सेम चीज है, आपको भूलना नहीं है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन का ये रहा आंसर, ऑप्शन ए, बिजनेस ट्रांजेक्शन मस्ट बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑनर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे नीडी पर्सन तक वीडियो जो है वो पहुंच सके और उनको अपना एग्जाम निकालने में, यानी कि यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करने में मदद मिल सके। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट आता है, कॉमर्स के किसी भी टॉपिक पे अगर आपको डाउट है, आप हमें कमेंट के माध्यम से इन्फॉर्म कर सकते हो, आपका डाउट को लिया जाएगा और उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आपका एक एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। धन्यवाद।